हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन्ड है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब फंडामेंटल राइट्स है क्या? तो फंडामेंटल राइट्स वो है कि अगर आपने एज अ ह्यूमन इस धरती पर जन्म लिया है तो कुछ ऐसे बेसिक राइट्स आपको होने चाहिए जो कि स्टेट आपको इनसे डिनाई नहीं कर सकता, ताकि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो सके और आपको एक डिग्निफाइड लाइफ मिल सके। अब ये राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल है। अब दो टाइप के होते हैं, एक जस्टिसिएबल और एक नॉन जस्टिसिएबल। तो जो जस्टिसिएबल राइट्स होते हैं उनके लिए आप डायरेक्ट कोर्ट या फिर जुडिशरी में मूव कर सकते हो अगर इनका वायलेशन हो तो। वही नॉन जस्टिसिएबल जो राइट्स होते हैं उनके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं मूव कर सकते। जैसे जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसिएबल राइट्स हैं, इनके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मूव नहीं कर सकते कि अगर इनका वायलेशन हुआ है तो। अब इन राइट्स को फंडामेंटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं पर्सनालिटी के। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये आए कहाँ से। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स और यूनाइटेड नेशन के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से इंस्पायर्ड है। अब इसके अलावा जो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का एग्जाम्पल कहीं मिलता है तो वो मैग्ना कार्टा है। जो मैग्ना कार्टा आपने सुना होगा कि ब्रिटेन में जो 1215 में ब्रिटेन के किंग ने सिटीजन्स को प्रोवाइड करे थे, उन्हीं से इंस्पायर्ड ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा और भी कई देशों में राइट्स जो इंक्लूड किए गए हैं ये मैग्ना कार्टा से ही लिए गए हैं, ऐसा माना जाता है। अब ये डेमोक्रेसी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करते हैं बाय सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। अब अगर स्टेट की आर्बिट्रेरी एक्शन हो जाएगी तो फिर वो स्टेट में डेमोक्रेसी प्रिजर्व नहीं हो सकेगी। तो ये स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन को भी रोकने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पहला उसमें से है राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद जो सेकंड राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक मेंशन्ड है। इसके बाद थर्ड राइट है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जो कि 23 और 24 आर्टिकल में दिया गया है। फोर्थ फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि है 25 से लेकर 28 आर्टिकल में। नेक्स्ट है आर्टिकल 29 और 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड लास्ट आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन्ड है। अब हम एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 14 वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। अब ये दो इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटेन से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए से लिया है। तो ये दोनों ही डिफरेंट इक्वालिटी डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसमें ऐसा बोला गया है कि नो वन इज अबव लॉ, मतलब कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या फिर कोई आम आदमी हो। अब राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे कुछ अलग प्रोविजंस है जो कि हम किसी बात के लेक्चर में कवर करेंगे। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो ये बोलता है कि सभी लोगों को समान नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। जैसे अगर कोई एक 5 साल का बच्चा है और एक कोई 20 साल का लड़का है तो दोनों को एक ही जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो ये बात करता है कि एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इसके बाद है आर्टिकल 15 जो ये बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इन 5 ग्राउंड्स पे स्टेट अपने सिटीजन्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। वो क्या है? तो वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन सभी ग्राउंड्स पे स्टेट आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। बट हाँ, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन, जैसे स्पेशल प्रोविज़न फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन
और स्पेशल प्रोविज़न फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और स्पेशल प्रोविज़न फॉर SCs एंड STs कैन बी मेड। ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब अगर आप कहीं किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो तो आपको इन ग्राउंड पे कोई मना नहीं कर सकेगा। इसके बाद है आर्टिकल 16 जो कि ये बोलता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी पब्लिक इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपको अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए आप चाह रहे हो तो आपको सभी समान नज़र से देखेंगे, वहाँ पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन इसी के अंडर में बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन की बात की गई है। जो 16(4) आर्टिकल है इसका, वो यही बात करता है। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 17 जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है कि एनी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को स्टेट बर्दाश्त नहीं करेगा। इस अगर आप कोई ऐसा कर रहा हो तो उसको वो पनिशेबल ऑफेंस होगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18 जो कि बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। जैसे पहले राय बहादुर, सर, नाइटहुड, इन सब की जो उपाधियाँ चलती थी, जो टाइटल्स चलते थे, अब वैसे टाइटल्स नहीं रहेंगे। इनका यहाँ पे एबोलिशन कर दिया जाता है इस फंडामेंटल राइट के द्वारा, क्योंकि सभी इक्वल है। और ये राइट टू इक्वलिटी वाला आर्टिकल है कि ये इक्वलिटी की ही बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम के अंडर में भी 4 टाइप की फ्रीडम्स हमें दी गई है। कौन कौन सी फ्रीडम्स है हम देख लेते हैं उन्हें एक एक करके। तो जो आर्टिकल 19 है वो बात करता है, इसके अंदर में 6 फ्रीडम्स दी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस एंड फ्रीडम टू मूव फ्रीली अक्रॉस द कंट्री, फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर एंड फ्रीडम टू हैव एनी प्रोफेशन। यानी ये 6 टाइप के फ्रीडम्स आपको दी गई है जो कि आप 100 MRP की ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 20 जो बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। तो यह आर्टिकल जो है वो बात करता है कि जब तक कि कोर्ट ऑफ लॉ में आपके अगेंस्ट कोई क्राइम प्रूव नहीं हो गया तब तक आपको कोई सज़ा नहीं दी जा सकेगी। अब इस आर्टिकल में 3 टाइप की चीज़ें मेंशन्ड है। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो ये बोलता है कि अगर लेट से आप 1970 में जो स्पीड लिमिट थी कहीं किसी भी गाड़ी की 60 किलोमीटर पर आवर थी और आप उस टाइम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, बट अगर आप आज कोई लॉ बन गया है जो ये बोलता है कि आप 50 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते, तो अगर उस टाइम पे आपने फिर 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला ली थी तो उसके लिए आपको आज सज़ा नहीं दी जा सकती। दूसरा है नो डबल जेपर्डी। मतलब नो डबल जेपर्डी ये बोलता है कि एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये बोलता है कि आपको खुद के अगेंस्ट में अगर आपने कोई क्राइम किया है या फिर आपने कोई क्राइम नहीं भी किया है तो आपको इसमें खुद के अगेंस्ट गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 21 जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल तो भाई सबसे ज़्यादा इंटरप्रेट किया गया आर्टिकल है अलॉन्ग विद आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बैरेक्ट को पढ़ते हैं तो उनमें ये आर्टिकल 10-10 से 12-12 पेजेस में दिए गए हैं क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा इंटरप्रेट किया गया है। जो ये बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होगी। इसमें राइट टू हैव सेफ एनवायरनमेंट, राइट टू हैव फूड एंड वाटर, ये सब राइट टू प्राइवेसी, ये सब आर्टिकल इसी में इंक्लूडेड है। इसके बाद 21A आर्टिकल भी एक आर्टिकल दिया गया है जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
2002 से आया था। अब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 3 चीज़ें ऐड की गई थी, जो कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A ऐड किया गया था। इसके अलावा DPSB में आर्टिकल 45 ऐड किया गया था और फंडामेंटल ड्यूटी में 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी इसमें ऐड करी थी। तो जो 21A है वो बात करता है राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की ये आर्टिकल बात करता है। आर्टिकल 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन और डिटेंशन से इन सर्टेन केसेस में प्रोवाइड करवाता है। ये कुछ चीज़ें बोलता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म किए जाएंगे। आप एक लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकते हो और इसके अलावा आपको 24 आवर्स में के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें कि ट्रेवल टाइम को एक्सक्लूड किया गया है। तो ये थे राइट टू फ्रीडम। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें 2 आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल 23 और 24। तो जो 23rd आर्टिकल है वो बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट ये आर्टिकल करता है। और फोर्स्ड लेबर जैसे बंधुआ मजदूर वाली जो बात होती है ना, वो इसमें बंधुआ मजदूर अब नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट स्टेट एक्शन ले सकता है। इसके अलावा जो 24th आर्टिकल है वो ये बात करता है कि 14 साल या उससे कम के बच्चों को ऐसी फैक्ट्रीज़ में वर्क नहीं दिया जा सकता जो कि जिसमें हैजार्डस वर्क्स होता है। तो हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ वाले क्षेत्र में जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे किसी भी चिल्ड्रन का जो 14 ईयर से कम की एज का हो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इस आर्टिकल में 4 आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ये जो आर्टिकल है ये पर्सनल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आप अपने मन से आपके मन को जो अच्छा लग रहा हो वो वाला रिलीजन अपना सकते हो। आपको स्टेट कोई फोर्स नहीं करेगा। आप उस रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो। उस रिलीजन की कुछ जो प्रैक्टिसेस हैं उनको आप उसमें उन्हें कर सकते हो। साथ ही आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट भी कर सकते हो। वहीं आर्टिकल जो 26 है वो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है। ये जो आर्टिकल है वो कलेक्टिव फ्रीडम जो है वो दर्शाता है कि यानी आप एजुकेशनल जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट है उसको इस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकते हो, जो कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ होगा। यानी ये सब चीज़ें वायलेट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आर्टिकल 27 है वो ये बात करता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। यानी जो आप रिलीजियस जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं उसके लिए अगर आपने कोई धन एकत्रित कर रखा है तो उस पर स्टेट टैक्स नहीं लगाएगा। आर्टिकल 28 की बात करें तो ये जो गवर्नमेंट फंड से चलने वाले जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, वो ये बात करता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसमें आर्टिकल 29 दिया गया है जो कि बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, है ना, बाय अलाउिंग देम टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। वहीं आर्टिकल 30 राइट गारंटी कराता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब आप बोलोगे कि आर्टिकल 30 तक तो हो गया, 31 कहाँ गया? तो जो आर्टिकल 31 है इसको रिपील कर दिया गया है। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी
था, जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो 300A में आर्टिकल ये इंक्लूड किया गया है, इसे एबॉलिश कर दिया, इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। तो आर्टिकल 32 क्या बात करता है? आर्टिकल 32 ऐसा आर्टिकल है, यही मेन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने वाला आर्टिकल है। यही आर्टिकल बोलता है कि अगर किसी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मूव कर सकते हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। इसमें 5 टाइप की रिट्स दी गई है: हबीस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेरुटरी एंड क्यो वारंटो। तो दोस्तों ये था फंडामेंटल राइट्स का क्विक रिवीजन। इसके बाद हम देखेंगे इस पर आए हुए प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस। तो 2017 के प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका आंसर है राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। आंसर इसका सी सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो बोलता है कि राइट टू प्रिवेसी इज़ प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 21। ये 2021 के प्रीलिम्स में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राइट टू इक्वालिटी। ये क्वेश्चन आया था 2020 के प्रीलिम्स में। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) of Constitution of India. Padma Awards, which were instituted in the year of 1954, were suspended only once. The number of Bharat Ratna award is restricted to maximum of 5 in particular year. अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको फंडामेंटल राइट्स के लिए को लेकर अब क्लैरिटी आ गई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू।